नमस्कार, सुर्खियां अखबार की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ आंचल कातिया। शुरुआत पश्चिम बंगाल से सीएम ममता बनर्जी ने अपने बयान पर अब सफाई दी है। कहा कि डॉक्टर्स को मैंने कुछ नहीं कहा है, बीजेपी लोगों को भड़का रही है। द हिंदू और तमाम अखबारों ने इसे हेडलाइन दी है, एक प्रमुख जगह दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल को लेकर के एक बड़ा बवाल पूरे देश भर में छिड़ा हुआ है, खासकर कोलकाता में। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को ही अपनी हालिया विवादित टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिया और कहा है कि उन्होंने हाल के तृणमूल छात्र परिषद कार्यक्रम में अपने भाषण में छात्रों या फिर उनके विरोध के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। एक्स पर एक पोस्ट में पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा था कि वो छात्र आंदोलन का पूरा समर्थन करती हैं क्योंकि ये वास्तविक है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे कुछ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रचार अभियान का पता चला है जो कल हमारे छात्रों के कार्यक्रम में मेरे द्वारा दिए गए एक भाषण के संदर्भ में फैलाया गया है। मैं स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दूं कि मैंने इसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। छात्र या उनके आंदोलन के खिलाफ मैंने कुछ नहीं कहा है, ना ही मैंने मेडिकल लाइन के लिए कुछ कहा है। मैं उनके आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन करती हूँ। मैंने उन्हें सभी को धमकी भी नहीं दी है, जैसा कि कुछ लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया था उसके बाद सियासत में भी उबाल देखने को मिला है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। देखिए, द हिंदू की हेडलाइन आपको दिखा रहे हैं, डिड नॉट थ्रेटन डॉक्टर स्टेजिंग प्रोटेस्ट सेज ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को नहीं या किसी भी तरह से धमकाया है, उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से सपोर्ट करती हूं उनके मूवमेंट का, उनके आंदोलन का। सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। लेकिन देखिए, साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया कि जो भी ऑडियो क्लिप्स जिस तरह से चल रहे हैं या फिर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटीज़ के लिए, कहीं ना कहीं जो पीड़ित के परिवार है ये उनके लिए काफ़ी इनसेंसिटिव है। ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। और देखिए, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, जिस तरह से जिन्हें डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, बर्बरता हुई, उसके बाद ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही हैं और अब सफाई दी है, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। क्योंकि देखिए, अभी हमने परसों भी देखा किस तरह से छात्र संघ के तमाम जो प्रदर्शनकारी है सड़कों पर उतरे, उन्हें परमिशन नहीं थी, बावजूद इसके लगातार उनका प्रोटेस्ट हो रहा था। और जिस तरह से पुलिस ने उन पर एक्शन लिया है, जिस तरह से सख्ती दिखाई है, उनके साथ बल प्रयोग किया है, उसके बाद कल उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरी जो वारदात है उसके खिलाफ है और आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रही है, वो डॉक्टर्स के साथ है। और नैरेटिव ये भी सेट हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भले ही एक महिला है, लेकिन महिला के राज्य में भी महिलाएं सेफ नहीं है और कहीं ना कहीं ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही हैं। तो ममता बनर्जी भी अब सोशल मीडिया पर आई, स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने डॉक्टर्स को नहीं धमकाया है जो वो आंदोलन कर रहे थे, बल्कि मैं उनके आंदोलन के साथ हूँ। इससे पहले ममता बनर्जी ने खुद भी जो है शुरू में आपने देखा होगा प्रदर्शन किया। और देखिए, साथ साथ ये भी कहा कि अगर एफआईआर दर्ज होती तो जूनियर डॉक्टर्स का जो भविष्य है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, उन्हें कोई भी चांस नहीं मिलता, पासपोर्ट वीज़ा भी उन्हें नहीं मिलते हैं। ये बाकायदा उन्होंने जो है पोस्ट किया है और इस बात में जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जाहिर तौर पे ममता बनर्जी बैकफुट पर नजर आ रही हैं, चौतरफा किरकिरी और इनकी हो रही है। हालांकि भले ये मामला जो है अब इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट खुद देख रहा है, स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर सवाल उठ रहे हैं तो वो प्रदेश सरकार पर। बिल्कुल, देखिए, ममता बनर्जी ने जब ये बयान दिया था जिस पर अब वो सफाई देती हुई नजर आ रही है, उस बयान को लेकर के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया है और उन्होंने ममता बनर्जी की जो तुलना है वो कोरिया के प्रेसिडेंट से कर दी है, किम जोंग उन से। और तुलना करते हुए कहा है कि जिस तरीके से कोरिया के प्रेसिडेंट को अपने विपक्ष की आवाज़ें पसंद नहीं है, उनका विरोध पसंद नहीं है, ये उनका व्यवहार और पूरी दुनिया जानती है। अब ठीक ममता बनर्जी भी वैसा ही व्यवहार कर रही है, जिसे लेकर अब न केवल गिरिराज सिंह बल्कि तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ से इसी तरह के बयान सामने आ रहे थे। उन्हीं बयानों को देखते हुए ममता बनर्जी ने स्पष्टीकरण दिया है और सफाई देते हुए कहा है कि मैंने इस तरीके का कोई भी बयान नहीं दिया है, यह सिर्फ और सिर्फ मेरे खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ लिखा है और कोट किया है उन्होंने बीजेपी को कि बीजेपी की तरफ से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।
इसी के साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का भी यही बयान आया था और तेजस्वी यादव ने भी यही कहा था कि कोलकाता मामले को लेकर के बीजेपी जो है वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, लोगों को अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए कि आज की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। और इतना ही नहीं बल्कि जो आज की जनता है वो अपना भला बुरा जानती है। तो आप उन्हें इस तरीके के बयानबाजी करके किसी भी झांसे में नहीं ले सकते हैं। ना केवल पश्चिम बंगाल बल्कि अन्य राज्यों का भी यहाँ पर जिक्र किया है और कहा है कि अन्य राज्य की जनता को भी आप किसी भी तरीके से अपने झांसे में नहीं ले सकते। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से ममता बनर्जी ने अब अपने बयान पर यहाँ सफाई दी है। बिल्कुल। तो देखिए, उन्होंने कहा कि आंदोलन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। देखिए, इससे पहले क्या हुआ था, ममता बनर्जी ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया था तो कंट्रोवर्सी इस पर हो गई थी। उन्होंने कहा था कि असम, पूर्वोत्तर समेत, यूपी समेत कई राज्यों के जलने संबंधी उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल जला तो ये सारे राज्य भी जलेंगे, जिस पर कंट्रोवर्सी हुई। और उसी के बाद ममता बनर्जी ने देखिए सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मैंने किसी भी तरह से प्रदर्शनकारियों और हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ अपने बयान नहीं दिए हैं। मैं तो उनके आंदोलन के साथ हूँ, ना मैंने उन्हें धमकाया, एक भी शब्द मैंने नहीं कहा है। चलिए, इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के रडार पर हुड्डा परिवार आ चुका है। यानी कि हुड्डा परिवार पर अब बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। हुड्डा के करीबियों के पास से जब्त की गई है 834 करोड़ की संपत्ति। तो देखिए, दैनिक जागरण में खबर का जिक्र है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी ने सख्त एक्शन लिया है। दरअसल ईडी ने हुड्डा, एमआर और एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। बता दें कि गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांव में ये संपत्तियां हैं। आरोप है कि एमआर एमजीएफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डायरेक्टर डीटीसीपी त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर इन इलाकों में सस्ते दामों में जमीन हथिया ली थी। इस कारण न केवल उन लोगों को नुकसान हुआ था जिनकी जमीनें हड़पी गई, बल्कि सरकार को भी नुकसान झेलना पड़ा था। तो अब इस पर ईडी की कार्रवाई हुई है और देखिए, चूंकि विधानसभा नजदीक है, ऐसे में ये एक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसे हुड्डा के लिए कितने बड़े झटके के तौर पर आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, 1128 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां हैं जो कि ईडी की कार्रवाई के तहत आई हैं और एक्शन जो है वो लिया गया है। कहा गया है कि बहुत सारे लोगों की संपत्तियां जो है वो हड़पी गई थी सरकार द्वारा। उन लोगों को तो नुकसान हुआ ही था, साथ ही साथ सरकार को भी नुकसान हुआ था। सस्ते दामों पर लोगों की ज़मीन हथिया ली गई थी। ये तमाम आरोप जो हैं ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो हैं वो लगते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए, गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांव बताए जा रहे हैं जहां पर ये ज़मीनें हैं, ये संपत्तियां हैं और इन्हें कुर्क फिलहाल कर लिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। ये बड़ी कार्रवाई जो है ईडी की तरफ से की गई है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर। तो देखिए, चुनावों से पहले इस तरह की कार्रवाई को किस तरह से विपक्ष लेता है। विपक्ष का लगातार ये कहना होता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और उसी के तहत ये कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है और विपक्षी नेताओं को ही लगातार कटघरे में किया जा रहा है इसके तहत। तो देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से। 1128 करोड़ की संपत्ति अटैच बताई जा रही है। तो पहले आपको बता कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। दरअसल ईडी ने हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1128.22 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। जानकारी ये मिल रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में किसानों को भू अधिग्रहण का डर दिखा करके बिल्डरों को बिकवाई गई थी जमीन, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इनमें से EMAR की 501.13 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। इसके अलावा MGF की 332 करोड़ व सन स्टार की 294.19 करोड़ की प्रॉपर्टी शामिल बताई जा रही है, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि किसानों से जमीन हड़पने के बाद बंटवारा भी कर लिया गया था, जैसा कि ईडी की जांच में पता चला है कि 27.306 एकड़ भूमि के लिए किसानों के साथ 6 पुराने विकास समझौते किए गए थे, जिसमें दावा किया गया था कि विकास समझौते अप्रैल 2009 में हुए थे, लेकिन वास्तव में उन्हें मार्च 2010 में किया गया था।
तो यहाँ पर पूरा 1 साल का घोटाला सामने आया है ईडी की जांच में, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। इसी के साथ जांच में ये भी पता चला है कि तथाकथित सहयोग समझौता पुराने और मनगढ़ंत थे, गलत तरीके से धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले ही दर्ज किए गए थे, दिखाए गए थे, ताकि डीटीसीपी से लाइसेंस प्राप्त करने में किसी भी तरह की परेशानी सामने ना आए, उन परेशानियों से बचा जा सके। इसलिए गलत तरीके से धारा 4 के तहत अधिसूचना भी जारी की गई थी। 25.887 एकड़ भूमि पर लाइसेंस के रूप में गलत आय अर्जित की गई थी, जिसका वर्तमान मूल्य बताया जा रहा है 1229 करोड़ रुपए। बाद में EMAR MGF लैंड नाम की कंपनियों को EMAR इंडिया और MGF डेवलपमेंट में विभाजित कर दिया गया था। तो ये तमाम आरोप हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब हुड्डा परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अब जहां तक राजनीति में देखा जाता है अमूमन कि विधानसभा चुनाव से पहले जब भी कार्रवाई होती है तो विपक्ष की तरफ से या जिस पार्टी पर कार्रवाई हुई है उसकी तरफ से गवर्नमेंट को घेरा जाता है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी अक्सर करती आई है। ईडी सीबीआई पर सवाल उठाती आई है कि बीजेपी जो है वो ईडी सीबीआई के बीजेपी अपने मुताबिक उनसे काम करवा रही है। चुनाव नजदीक है, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा में मजबूत नजर आ रही है, तो अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो है ये सवाल उठाती हुई नजर आ सकती है कि चुनाव से ठीक पहले ये कार्रवाई जो है वो बीजेपी ने एक साजिश के तहत करवाई है। हालांकि देखिए, इससे पहले जब कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2014 से पहले का मैं जिक्र कर रही हूँ, तो उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी का काम होता था कहना कि ईडी को या सीबीआई को कि कहीं ना कहीं सरकार का तोता है और ये अपने इशारे पर, उन्हीं के इशारे पर काम करता है। और अब चूंकि देखिए पासा बदल चुका है और ऐसे में अब अगर जो कार्रवाइयाँ ईडी द्वारा की जा रही हैं तो लगातार ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि क्यों सत्ताधारी पक्ष के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। और ऐसा क्या होता है कि जैसे ही वो पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, एक डिटर्जेंट काम करता है और वो अचानक से पाक साफ हो जाते हैं। बहरहाल देखिए, हरियाणा में चुनाव होने हैं इसलिए सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। तमाम सीटों पर 90 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराने हैं। और इस बीच देखिए, जैसे कि अभी आंचल भी जिक्र करी थी, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही है और उससे पहले अगर ईडी की कार्रवाई है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हो रही तो जाहिर तौर पर इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे हरियाणा विधानसभा का, तो देखिए इससे पहले कांग्रेस में गुटबाजी भी तेज नजर आ रही है। 3 खेमों में बटी हुई है कांग्रेस पार्टी। कार्यकर्ताओं से आला कमान ले रहे हैं फीडबैक और दैनिक जागरण में ही इस खबर का जिक्र भी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टियों में टिकट के लिए मारामारी शुरू हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि वो अपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देगी। हरियाणा के लिए एआईसीसी प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि किसी को भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बावरिया की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तो देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस में अब गुटबाजी नजर आ रही है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस में हमेशा से ही गुटबाजी देखी गई है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ये गुटबाजी कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी। हाईकमान के निर्देश का कोई भी असर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तमाम बैठकों का आयोजन किया गया था और बैठकों में साफ निर्देश दिए गए थे कि विधानसभा चुनाव है, हम सबको मिलकर के चुनाव लड़ना है, जनता के बीच पहुँचना है, अहम कदम उठाने हैं, जो अंदरूनी कलह है वो पूरी तरीके से खत्म करनी है। ये साफ निर्देश आला हाईकमान की तरफ से दिए गए थे, लेकिन अब उन निर्देशों का कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है। मन साझा करने वाले हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला, वीरेंद्र और कैप्टन सीएम पद के अब दावेदार नजर आ रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी चर्चाओं में चल रहा था, बट अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अभी उनकी उम्र नहीं गई है, ना ही वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, ना ही वो थकते हैं, राजनीति में सक्रिय हैं और आगे भी रहने वाले हैं। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे तौर पर इच्छा जाहिर कर दी है कि सीएम फेस वही रहने वाले हैं। दूसरी तरफ कुमारी सैलजा ने भी ये कहा है कि हर हाल में वो चुनाव लड़ेगी। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी कुछ इसी तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो गुटबाजी है वो शुरू हो चुकी है। आपको इसी के साथ एक जानकारी और दे दें कि प्रदेश की 60 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार जो है वो तय कर लिए हैं लगभग। हरियाणा की 60 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के पैनल लगभग तैयार हो चुके हैं। इस पैनल में अधिकतर नाम सिंगल प्रत्याशी के शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर 2 दावेदारों के नाम बताए जाते हैं।
बची 30 विधानसभा सीटें, जिन पर शुक्रवार को चर्चा पूरी हो जाने की संभावना है, यानी कि आज इन सभी सीटों पर चर्चाएं जो है वो संभव हो सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की 2 सितंबर को बैठक भी होने वाली और 90 सीटों पर फाइनल मंजूरी 2 सितंबर को लग जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है विधानसभा चुनावों में। बहरहाल अभी यहाँ पर हमारे शो में तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हम हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में हिंसा तेज नजर आ रही है। सेना ने एक दिन में मार गिराए हैं 3 आतंकी। हिंदुस्तान टाइम्स के अलावा कई और अखबारों में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ बात गौर करने वाली है कि चुनाव के ऐलान के पहले से ही घाटी में आतंकी वारदातों में तेजी आई है। ऐसे में चुनाव आयोग और एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, अलर्ट पर हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक घाटी में चुनावों से पहले अर्धसैनिक बलों की 300 से ज्यादा कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण के मतदान के साथ ही विधानसभा चुनावों का आगाज होगा। 25 सितंबर को दूसरा चरण और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करते वक्त 3 आतंकी मार गिराए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले ठीक सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सेना को श्रीनगर स्थित चिनार कोर में बताया जा रहा है कि तंगधार ऑपरेशन में एक आतंकी मार गिराया। तो वहीं पर अगर कुपवाड़ा का जिक्र करें तो कुपवाड़ा के माछिल क्षेत्र में जारी घुसपैठ विरोधी अभियान में 2 आतंकियों को मार गिराया, यानी कि कल मुठभेड़ के दौरान कुल 3 आतंकी मार गिराए। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों ने इन सभी के पास से AK राइफल, 1 पिस्टल, 4 हैंड ग्रेनेड और अन्य सामग्री भी बरामद की है। सेना ने जानकारी दी है कि कुपवाड़ा पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर बुधवार को दोनों अभियान शुरू किए गए थे। मंगलवार को माछिल सेक्टर के कुमकड़ी और करनाहा सेक्टर से घुसपैठ की सूचना मिली थी। कुमकड़ी में बुधवार शाम 7:30 बजे संदिग्ध गतिविधि भी देखी गई थी, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। मुठभेड़ गुरुवार सुबह 9 बजे तक चली है। तो वहीं पर बुधवार रात 9 बजे करनाहा सेक्टर में भी मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी मार गिराए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से देखने को मिली है। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 3 फेज में चुनाव होने वाले हैं, फिर 4 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आने वाले। लेकिन उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं कि आतंकी घटनाएं बढ़ना शुरू हो चुकी है। चुनाव की तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही लगातार जो है वो घाटी से आतंकी घटनाएं सामने आ रही थी। और जब से घोषणा हुई है तारीखों की, उसके बाद से आतंकी घटनाएं ज़्यादा बढ़ गए। हालांकि चुनाव आयोग और वहां का स्थानीय प्रशासन, खुद गवर्नमेंट इस पूरे मामले को लेकर के सक्रिय नजर आ रही है। तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर कर दी गई है ताकि इन आतंकी घटनाओं को रोका जा सके, विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके का खलल ना हो, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए HT की हेडलाइन भी आपको बता देते हैं। 3 गन बैटल्स ऑन सिंगल डे इन अ पोल बाउंड JNK। और इसके साथ साथ जिक्र ये भी हुआ है कि किस किस इलाके में क्या क्या घटना हुई। जैसे जम्मू के राजौरी का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर भी एनकाउंटर हुआ है, सर्च ऑपरेशन जारी है। और कुपवाड़ा का भी जिक्र हुआ है, यहाँ पर भी एक आतंकी को मार गिराया गया है। कुपवाड़ा मछाल का जिक्र हुआ है, यहाँ पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो लगातार अगर हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी वक्त से जम्मू कश्मीर में घाटी में इस तरह की घटनाएं आम है। और जाहिर तौर पर देखिए मंशा क्या है इन आतंकवादियों की, मंशा ये है कि अमन और चैन खराब करना है और घाटी को मुख्य धारा से, यानी कि बाकी देश से जोड़ना है। वहाँ के लोगों तक डेवलपमेंट ना पहुँच पाए, लोगों के बीच खौफ का माहौल बना रहे, जो यहाँ पर तमाम फ़ायदे आम जनता को मिलते हैं वो वहाँ तक ना पहुँच पाए, यहाँ के लोग वहाँ ना जा पाए। अब अगर यहाँ के लोग वहाँ नहीं जाएंगे तो जाहिर तौर पर जो टूरिज़्म है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। टूरिज़्म वहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का एक बड़ा स्रोत है रोज़गार का, उस पर असर पड़ेगा। तो यही इन आतंकवादियों की मंशा है। और जाहिर तौर पर अगर चुनाव की बात हो रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि एक नई मजबूत सरकार का गठन होगा, तो ऐसे में इन आतंकी वारदातों का बढ़ना जो है वो बहुत लाजमी हो जाता है। हालांकि देखिए सुरक्षा बल लगातार नज़र बनाए हुए हैं और लगातार इन पर कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो के कविता की रिहाई पर बयान अब लगातार सामने आ रहे हैं। बयान पर अब सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को फटकार लगाई है। कहा है कि राजनीतिक मामलों में कोर्ट को ना घसीटे।
अमर उजाला में इस खबर का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में बीआरएस नेता के कविता को दी गई जमानत के संबंध में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। रेड्डी ने कविता की जमानत के लिए भाजपा और बीआरएस के बीच कथित सौदेबाजी की ओर इशारा किया था। उनके इस बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे बयानों से लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो सकती हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक दलों से पूछकर नहीं सुनाता है कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट, हमें सियासी प्रतिद्वंदियों में ना घसीटे, साफ तौर पर कहा गया है। देखिए, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि हमारा भी सम्मान होना चाहिए। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां हमें इन पूरे मामलों में घसीटना चाहती है वो बिल्कुल गलत है, हमें ना घसीटा जाए। क्या हम राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करके आदेश पारित करते हैं, ये भी सवाल पूछा गया। इतना ही नहीं, साथ में ये भी कहा गया है कि हमें नेताओं या फिर किसी अन्य के हमारे फैसले की आलोचना करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। हम अपने विवेक और शपथ के अनुसार ही कर्तव्य निभाते हैं। जिस तरह से हम विधिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हमारा भी सम्मान होना चाहिए। जिस तरीके से हम आपकी राजनीतिक पार्टियों में कोई भी किसी भी तरीके का खलल नहीं डालते हैं, टिप्पणियां नहीं करते हैं, तो आप लोगों को भी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। किसी भी हद तक ठीक नहीं है। अब आपको ये पूरा मामला भी समझा देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के बीआरएस नेता के कविता को जमानत के फैसले को लेकर के तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि सियासी लड़ाई में कोर्ट को घसीटना सही नहीं है। रेवंत रेड्डी की तरफ से बयान आया था, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के टिप्पणी की गई थी, उसी बयान का यहाँ पर विरोध किया गया है। साथ ही कहा है कि कोर्ट राजनीतिक दलों से पूछ करके कोई भी फैसला नहीं लेता है, अपने विवेक से फैसला लिया जाता है। दरअसल सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में कविता की जमानत को लेकर भाजपा और बीआरएस के बीच सौदेबाजी का आरोप लगाया। जस्टिस बीआर गवई ने पीठ ने रेड्डी के वकील मुकुल रोहतगी से कहा है कि आप किसी भी तरह का बयान दे रही हैं जो कि मुनासिब नहीं है। आपने पढ़ा उन्होंने क्या कहा है, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री का ये कैसा बयान है। साफ तौर पर फटकार जो है वो लगाई गई है और पूछा गया है कि एक जिम्मेदार पद पर है, एक राज्य की कमान आप संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री है, और फिर सुप्रीम कोर्ट को लेकर के इस तरह की टिप्पणी करना कहाँ तक ठीक है। क्या आपने पढ़ा है, सुना है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने क्या बयान दिया है। फटकार यहाँ पर लगाते हुए नजर आए हैं। इससे लोगों के मन में भी आकांक्षाएं जो हैं वो पैदा होती हैं। क्या एक सीएम का ऐसा बयान देना सही है। बार बार इस बात को कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ये बयान नहीं दे सकता है। आपको बयान पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको आकर के सुप्रीम कोर्ट को सफाई देनी होगी। और जाहिर तौर पर न्यायपालिका के फैसलों पर इस तरह से राजनीतिक टिप्पणियां करना, प्रतिक्रियाएं देना और कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, यह गलत मैसेज कन्वे करता है। और इसी जिम्मेदारी का एहसास एक बार फिर से अदालत की तरफ से करवाया गया कि आप जिस पद पर है उस पद की गरिमा को समझें और जिम्मेदारी पूर्वक स्टेटमेंट्स दें। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष के साथ आया है जेडीयू। संसद में जातीय जनगणना पर चर्चा की मांग की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र है। भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने गुरुवार को विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए जातीय जनगणना पर अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर संसदीय समिति में चर्चा के लिए एक विषय के तौर पर देखने की मांग की है। भाजपा नेता गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की पहली बैठक में द्रमुक सदस्य टीआर बालू ने इस मुद्दे को उठाया था। संसद के सूत्रों ने बताया कि ममेकम टैगोर चाहते थे कि समिति विचार विमर्श के लिए जातीय जनगणना को विषय के रूप में सूचीबद्ध करे। इसमें उन्हें तृणमूल कांग्रेस सदस्य कल्याण बैनर्जी का समर्थन मिला। तो देखिए, साफ तौर पर जातिवार जनगणना पर जदयू ने विपक्ष के सुर में सुर मिला लिया है। विपक्षी और जदयू के सदस्यों ने संसदीय समिति में जातिवार गणना पर चर्चा की मांग की है, जिसमें अब सभी जो पूरा विपक्ष है वो एक साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कल्याण बनर्जी का जिक्र करें तो उन्होंने भी मांग की है कि समिति जातिवार गणना कराने के मुद्दे पर गृह मंत्रालय को पत्र लिखे। तो एक बार फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार उठता हुआ नजर आ रहा है और पूरा विपक्ष एकजुट होकर के एक सुर में कह रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, गृह मंत्रालय को इसे लेकर के पत्र लिखना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग को मिली एक कामयाबी, एक और भेड़िया विभाग के शिकंजे में आ गया है। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है। वन विभाग की टीम को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस भेड़िए समेत वन विभाग अब तक पूरे इलाके में 4 भेड़ियों को पकड़ चुका है। फिलहाल 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है। ये वो भेड़िए नहीं है जो कि लंगड़ा कर चलते हैं। आदमखोर भेड़िए के पीछे 15 स्पेशल टीमें दिन रात जंगल की छान कर रही है ताकि इन भेड़ियों को जल्द से जल्द
पकड़ा जा सके। आदमखोर भेड़िया 9 लोगों की जान अब तक ले चुका है। 30 गांव में दहशत फैली हुई है। अभी 4 भेड़िए बताए जा रहे हैं जिन्हें पकड़ा जा चुका है। 2 की तलाश भी अभी बताई जा रही है। लगातार सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से इन भेड़ियों को पकड़ा जा रहा है। कल जब चौथा भेड़िया पकड़ा गया तो एक बड़ी कामयाबी वन विभाग की टीम को मिली है और कहीं ना कहीं गांव वालों को भी राहत मिली है। गांव वाले काफी ज्यादा परेशान है, ना कोई 1 या 2 बल्कि पूरे 30 गांव दहशत में है। और सबसे खास बात आपको बता दें कि जो बहराइच के विधायक है वो खुद भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। खुद अपनी लाइसेंस बंदूक लेकर के ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं और गांव वालों की सेफ्टी के लिए अब बड़ा कदम जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग की टीम की मदद जो है वो वहां के विधायक भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए जो अभी भेड़िया पकड़ा गया उसके बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने, गांव वालों ने राहत की सांस ली है। और देखिए इससे पहले 2 मादा और 1 नर भेड़िया पकड़े जा चुके हैं। भेड़ियों का जो ये झुंड है ये अप्रैल से अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। 35 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। इनमें से 7 लोगों की मौत 1 महीने में हुई है। और वन विभाग की अगर हम माने तो देखिए अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 और भेड़ियों के कछार में होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बहुत सारे जो है मेजर्स उठाए गए हैं, जैसे कि 4 पिंजरे लगाए गए, 8 थर्मो सेंसर लगाए गए हैं, कैमरे थर्मो सेंसर लगाए गए, थर्मल ड्रोन से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। 18 टीम्स जो हैं वो दिन रात सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। और इस बीच देखिए लगातार अगर आप देखेंगे तो मीडिया भी वहाँ पर बना हुआ है और किस तरह से भेड़ियों की वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे गांव वाले हैं, तकरीबन 35 गांव बताए जा रहे हैं जो कि इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं। और इन गांव में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दूसरी जगह पर, रिश्तेदारों के यहाँ दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की देखभाल करना मुमकिन नहीं हो पा रहा। कब कौन घर से बाहर निकले और वो भेड़िए की चपेट में आ जाएं। ये भी बताया जा रहा है कि दिन भर माएँ अपने बच्चों को लेकर घर में दुखी रहती हैं इस डर से कि कहीं भेड़िया बाहर तो नहीं घूम रहा। तो एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो इस वक्त प्रशासन के सामने, वन विभाग के सामने है। और बाकायदा ज्ञापन जो है वो भी गांव वालों की तरफ से सौंपा गया था प्रशासन को, वन विभाग की टीम को, कि प्लीज़ आकर हमें इससे छुटकारा जो है दिलाए। जिसके बाद से ये ऑपरेशन भेड़िया आप लगातार देख रहे हैं कि ये चलाया जा रहा है और भेड़ियों को जद में लेने की, उन्हें पकड़ने की कोशिश जो है, तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं। बिल्कुल, और देखिए भेड़ियों के डर की वजह से जो लोग हैं वो ना तो दिन में सो पा रहे हैं, ना रात में चैन की नींद सो पाते हैं, बल्कि रात रात भर जागते रहते हैं और पूरे परिवार की रक्षा करते रहते हैं। कोई बच्चा घर से बाहर ना चला जाए या फिर घर के किसी कोने में भेड़िया ना आ जाए, किसी भी दरवाजे से घर के अंदर ना एंटर हो जाए। तो तमाम तरह की जो फिलहाल सावधानियां हैं वो गांव वाले यहाँ पर बरतते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वन विभाग की टीम भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है ताकि कोई भेड़िया किसी और को अपना निवाला ना बना सके, क्योंकि अब तक 9 लोगों की जान ये भेड़िए ले चुके हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली में भारी बारिश से तबाही हुई है, कई इलाकों में आवागमन ठप हो गया है, कुछ लोगों की जान भी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र है। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में मानसून की बारिश पर जोरों पर है। बृहस्पतिवार का हम जिक्र करें तो दिल्ली में जम करके बादल बरसे हैं। बारिश के बाद तापमान में कमी भी आई है। ठंडी हवाएं की वजह से मौसम भी काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा रहा है। अच्छे मौसम के साथ कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। जलभराव की स्थिति, जैसा कि जलभराव होने की वजह से ट्रैफिक से लोगों को जूझना पड़ा है। लंबा लंबा जाम लोगों को लगा है। घंटों तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ा है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है और न केवल सिर्फ ट्रैफिक जाम या फिर जल जमाव की स्थिति से लोग यहां पर जूझ रहे हैं, बल्कि आपको बता दें कि जिस तरीके से तेज़ बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, कई लोगों की जान भी ये बारिश ले चुकी है। लोगों के घरों तक पानी घुस जाता है। वाहनों को आवागमन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीधा सीधा इस बारिश का असर जो है वो कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि लोगों के जीवन पर पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन प्रभावित होता है। खासकर बच्चों का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ना वो स्कूल जा पाते हैं, स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाती है। अगर छुट्टियां नहीं की गई है तो उन्हें पानी से होते हुए गुजरना पड़ता है, जिसके बाद बच्चे जो है वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। देखिए अगर हम एवरेज रेनफॉल की बात करें दिल्ली के तो वो 774.4 mm है, जबकि अगर हम बात करें 29 अगस्त यानी कल तक कितनी बारिश हो चुकी है तो ये जो आंकड़ा है ये 882.1 mm है, यानी कि एवरेज से कहीं ज़्यादा। और देखिए जाहिर तौर पर नॉर्मली भी अगर दिल्ली में बारिश होती है तो जगह जगह वाटर लॉगिंग आप देखते हैं, जगह जगह पानी भर जाता है, जल जमाव होता है, जिससे लोगों को दिक्कत कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और अगर आंकड़े ये कह रहे हैं कि जो बारिश हुई है ये एवरेज से ज़्यादा है तो स्थितियाँ कितनी ज़्यादा गंभीर है आप समझ सकते हैं। और इस बीच देखिए मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है, मौसम विभाग का ये भी कहना है
कि अभी जो सितंबर का पहला हफ्ता है ये इसी तरह से गुजरने वाला है। लगातार बारिश आप देखेंगे दिल्ली में होती रहेगी। और अगर दिल्ली की क्यों, अगर हम दूसरे राज्यों का जिक्र कर ले, अगर हम गुजरात और राजस्थान की बात कर ले तो वहाँ पर तो स्थिति भयावह है। दिल्ली में तो जल जमाव है, बहुत सारी जगह जो है ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक कहीं ना कहीं चरमराता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर अगर सड़कों पर पानी भरा रहेगा, वाटर लॉगिंग रहेगी, तो ट्रैफिक की जो स्पीड है वो स्लो होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अभी चूंकि मौसम ऐसा ही बना रहेगा, ये आशंका जाहिर की जा रही है, ये बताया जा रहा है, प्रेडिक्शन हुआ है, तो ऐसे में स्थितियां सुधरने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। और इस बीच देखिए जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी लगातार परेशान किए हुए हैं लोगों को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कहा कि देश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की जरूरत है। द हिंदू ने इस खबर को बड़ी अहम जगह दी है। इसी के साथ तमाम अखबारों ने भी इस खबर को छापा है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषणों में कई बार इस मुद्दे पर बात की थी, लेकिन उनकी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए बहुत कम ही काम किए हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला सुरक्षा के लिए ये बड़ा बयान दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि महिलाओं के लिए कोई भी काम जो है वो नहीं किया है। हालांकि कुछ हद तक काम हुए हैं, लेकिन काफ़ी कम काम जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी ने किए हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर केवल बातें होती रहती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लाल किले से कई बार महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन जब कदम उठाने की बारी आती है तो कोई भी ठोस कदम अभी तक सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। अब बारी है ठोस कदम उठाने की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बयान सामने आया है। तो देखिए लगातार इस तरह की बातें तो हो रही हैं कि महिलाओं के पक्ष में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस तरह के काम होने चाहिए। लेकिन अगर आप बात करें किसी भी सरकार की, तो कोई भी सरकार ऐसा करने में जो है आपको सक्षम नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पर वो खबर हम दिखा दें जिसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो ये देखिए, ये मेरे हाथ में अखबार है द हिंदू, और यहाँ पर खड़गे इस्लाम्स मोदी गवर्नमेंट ओवर विमेन सेफ्टी कॉल्स फॉर अ फियर फ्री एनवायरनमेंट। तो सुरक्षित माहौल की ज़रूरत है महिलाओं के लिए, इस बात का जिक्र तो किया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सिर्फ जिक्र हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि कहीं ना कहीं मुझे अब डर महसूस होता है, और कुछ यही कहते हुए नजर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। महिलाओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा और कहा है कि लाल किले से भाषण तो देते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन्हें कम करने के लिए क्या किया, उन्हें ख़त्म करने के लिए क्या किया है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसकी बर्बरता हुई, उसके साथ उसकी हत्या हुई। ऐसे में उसके बाद भी हमने देखा कितने प्रदर्शन क्यों ना हुए हों, लेकिन लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, एक के बाद एक आ रही हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ की, लेकिन हम बेटियों को बचा नहीं पा रहे। महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन हर घंटे अगर हम देखें तो देखिए जिक्र किया बाकायदा, एवरी आवर 43 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर रिकॉर्डेड इन द कंट्री, यानी कि हर घंटे 43 अपराध महिलाओं के खिलाफ देश में हो रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दलित महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं अपराध हो रहे हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं बख्शा नहीं जा रहा है। लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ऐसे में अब वक्त आ गया है कि सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि महिलाओं के खिलाफ के जो अपराध हो रहे हैं इन पर हम अंकुश लगा पाएँ, लगाम लगा पाए। एक मिसाल पेश करने की ज़रूरत है, एक नज़ीर पेश करने की ज़रूरत है, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है जिसके बाद शायद जो अपराध करने वाले अपराधी हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, ये सोच कर कि वो बच निकल पाएंगे, शायद उनके मन में वो खौफ पैदा हो, वो डर पैदा हो, वो अंकुश लगे और कोई भी अपराध करने से पहले वो 100 दफ़ा उसके बारे में सोचें। इसकी ज़रूरत है। लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे तो चाहे नेता विपक्ष हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे देश में राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, सिर्फ इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन अभी भी देश की जनता इंतज़ार कर रही है कि वो ठोस कदम
उठाए जाएं। तो बिल्कुल, और देखिए आपको ये भी बता दें कि ना केवल कांग्रेस अध्यक्ष बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी कहा है कि यूपी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यूपी में भी बेटियों के साथ वही व्यवहार हो रहा है जो कि बांग्लादेश में हुआ है, जो कि कोलकाता में हुआ है। इसी तरीके का व्यवहार यूपी में भी बेटियों के साथ हो रहा है। साथ ही आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की एक लाइन बता दें। उन्होंने निर्भया कांड का जिक्र किया है और कहा है कि निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा समिति के सुझाव के अनुरूप लागू किए जाने वाले जरूरी कदमों की पैरोकारी करते हुए उन्होंने कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकना देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। सबको एकजुट हो जाना चाहिए और इसके उपाय तलाशने चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति की टिप्पणियों पर भी उन्होंने कहा है, उल्लेख किया है उनकी टिप्पणियों का और कहा है कि महिलाओं के साथ हुआ जो भी होता है, कोई भी अन्याय असहनीय, पीड़ादायक, घोर निंदनीय है। हम बेटी बचाओ का जिक्र करते हैं लेकिन हम बेटियों को बचा नहीं पा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा नहीं पा रहे। बेटियों को बराबरी का हक दिलाने की बात हम करते हैं लेकिन बेटियों को बराबर का हक हम दिला नहीं पा रहे। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट को या फिर विपक्ष को, हम सबको एक साथ मिल करके इस बात पर जोर देना है कि बेटियों को बराबर का हक हम दिला पाए, उन्हें एक ऐसा दे पाए एनवायरनमेंट कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जब वो घर से बाहर निकले तो गर्व से बाहर निकले, उन्हें बाहर निकलते हुए उनके मन में सो सवाल ना हो कि कोई कमेंट हो जाएगा या उनके साथ छेड़छाड़ होगी या फिर वो घर वापस लौट भी पाएंगी या नहीं। इस तरीके का डर लड़कियों के मन में, बेटियों के मन में नहीं होना चाहिए और इसे लेकर के हमें राजनीति नहीं बल्कि एकजुट होकर के काम करना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया कि जब संविधान में जेंडर इक्वालिटी का जिक्र हुआ है तो ऐसे में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो महिलाओं को देने की ज़रूरत हो जाती है। बेसिक सुविधाएं जैसे कि सड़कों पर स्ट्रीट लाइट हो ताकि अगर वो वहाँ से गुजर रही हो तो खुद को सुरक्षित महसूस करें और उस अंधेरे का फ़ायदा कोई ऐसा शख्स ना उठा ले जो अपने मन में गलत नियत लेकर बैठा है। इसके अलावा विमेन वॉशरूम्स जो है वो भी कहीं ना कहीं शहरों में हर जगह होने चाहिए। इसके साथ ही साथ पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स की भी जाहिर तौर पर ज़रूरत है, यानी कि एक बेखौफ होकर जीने वाला एक जो माहौल है वो देने की दरकार है, वो ज़रूरत है। और साथ ही साथ लोगों की मानसिकता भी बदले जाने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ये है कि सख्त कानून की और उस कानून के एग्जीक्यूशन की, उस एग्जाम्पल की जिसकी शायद हम 2012 से या फिर उसके पहले से भी लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। निशाना साधते हुए कहा है कि गुंडों का साथ देती है समाजवादी पार्टी। दैनिक जागरण के साथ साथ तमाम ऐसे अखबार हैं जिन्होंने हेडलाइन दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। देखिए, योगी ने कानपुर के चुन्नीगंज में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के कारनामों से हर कोई परिचित है। उन्होंने कहा कि पन्नों को पलटेंगे तो काले कारनामों से उनका इतिहास भरा हुआ है। तो देखिए, निशाना साधा योगी आदित्यनाथ ने और काफी आक्रामक रहे वो बयान देते हुए। साथ ही साथ देखिए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में समाजवादी पार्टी महज टिप्पणियां करती हैं, जबकि अगर हम अयोध्या हाल ही में देख लें, अयोध्या और अगर हम कन्नौज का जिक्र करें तो वहाँ पर 2 लड़कियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, दोनों ही मामलों में समाजवादी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, आरोपी रहे हैं। ऐसे में लाल टोपी को लेकर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा है और कहा है कि इनका इतिहास ही काले कारनामों से भरा हुआ रहा है। योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे, यहाँ की जनता को सौगात तो दी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ निशाना किस तरह से सादा है वो भी देखने वाली बात है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी की टोपी लाल है लेकिन जो कारनामे हैं वो पूरी तरीके से काले हैं। दरअसल कल सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, तो वहीं पर उन्होंने ये बयान दिया है, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उसके बाद कांग्रेस पर भी तीखे हमले बोलते हुए और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर तीखे शब्द बाण छोड़े हैं। आपको बता दें, कांग्रेस की औद्योगिक पहचान से जुड़ी बंद पड़ी लाल इमली मिल को कांग्रेस के भ्रष्टाचार का स्मारक बताकर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इसे पुनः शुरू करने के लिए बड़ा पैकेज ला रही है। इसी के साथ फिर बारिश समाजवादी पार्टी की आती है और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनकी टोपी लाल है लेकिन कारनामे जो हैं वो पूरी तरीके से काले हैं। साथ ही साथ उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की जनसभा में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर भी निशाना साधा है। सोलंकी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीसा मऊस में सपा के पाप का घड़ा अब फूट चुका है।
उसने तत्कालीन राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद के शहर आने पर दंगा कराने की साजिश रची। आज वो जेल में सजा भुगत रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में कानपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने सपा के सहयोग में चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रही थी, यानी कि हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। न केवल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सिर्फ एक ही विधायक का जिक्र यहाँ पर किया, बल्कि तमाम विधायकों का जिक्र किया है। लेकिन कानपुर पहुंचे थे तो शीशा माऊ का जिक्र करना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता था। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अयोध्या और कन्नौज में दुष्कर्म, फिर उसके बाद लखनऊ में युवती से छेड़छाड़ की चर्चा, इन तमाम घटनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा है कि सपा मुखिया बेशर्मी के साथ दुष्कर्मियों का साथ देते। एक तरफ तो अखिलेश यादव महिला सुरक्षा के लिए बात करते हैं, कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, यूपी में जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तंज कसते हुए उन्हीं के तमाम विधायक सांसद की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि जनता के सामने रख देते हैं किस तरीके से अपराध जो है खुद समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क पर शिकंजा। 16 ठिकानों पर एनआईए के छापे पड़े हैं। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजने वाले नेटवर्क पर एनआईए का शिकंजा कस गया है। विशाखापट्टनम जासूसी कांड सिलसिले में एनआईए ने बुधवार को 7 राज्यों में 16 ठिकानों पर छापेमारी की। जिन लोगों के ठिकानों पर छापा मारा गया उन पर पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी करने के शुरुआती सबूत हासिल हुए हैं। तो कुल 16 ठिकाने हैं जिन पर एनआईए के छापे पड़े हैं और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। तो देखिए क्या कुछ हासिल हुआ है, धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन देखिए किस तरह से ये कार्रवाई हुई है। और कुल 16 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर एनआईए का छापा पड़ा है। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। 16 ठिकाने कुल बताए जा रहे हैं जहां पर एनआईए ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 7 राज्यों में की गई है ये छापेमारी। 22 मोबाइल फोन और कई संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद किए गए। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है। जल्द ही रैकेट में शामिल आरोपितों की हो सकती है गिरफ्तारी। पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी करने के सबूत भी मिले हैं। नौसेना से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज पाकिस्तान को बेचने का आरोप, इसी के साथ 2 भारतीय 3 पाकिस्तानियों के विरुद्ध दाखिल हो चुका है आरोप पत्र। बिल्कुल, और इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में हमारे खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ और हमें फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।